Good morning, dear students. Students, in today's class we discuss about सूरत सप्लीशन. So students, हमने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी कैसे फॉर्म हुई थी, एंड देन हमने डिस्कस किया था अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बंगाल की पार्टीशन क्यों हुई थी, उसके क्या कारण थे, ठीक है. और जो उस टाइम पे वाइस रॉय था लॉर्ड कर्जन, उसने क्या कारण दिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हो रही है. तो ये चीज़ें आपने पिछले लेक्चर में समझी थी स्टूडेंट्स. और सबसे बड़ा जो मुद्दा था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, स्वदेशी आंदोलन था. ये चीज़ें आपने समझी थी, ठीक है. आज हम डिस्कस करेंगे सूरत सप्लीशन. ये भी मैं आपको बता चुका था स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में कि 1907 के कांग्रेस सेशन में 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन जो चल रहा था, उस सेशन में स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई थी, विभाजन हो गई थी, दो पार्ट्स में बट गई थी, ठीक है जी. सूरत सप्लीशन के नाम से इस सेशन को जाना जाता है. किस किस में डिवाइड हो गई थी, मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स और मॉडरेट लीडर्स कांग्रेस पार्टी के. एक्सट्रीमिस्ट जो थे स्टूडेंट्स वो गरम दल वाले लोग. एक्सट्रीमिस्ट मींस कि उग्र स्वभाव वाले लोग, ऐसे लीडर्स जो डायरेक्ट चाहते थे कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, हर एक चीज़ में ब्रिटिशर्स का बाइकआउट करते रहेंगे और अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल के रहेंगे. मॉडरेट लीडर कौन थे, जो समझते थे कि ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी जो है वो देश में बनी रहनी चाहिए, ठीक है. बिकॉज ब्रिटिशर्स को उनके साथ लड़ना, उनको हराना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था. ब्रिटिशर्स का रूल पूरे वर्ल्ड में था. ऐसा कहा जाता था कि इंग्लैंड का कभी भी सनसेट नहीं होता. इसका मतलब क्या है, इंग्लैंड का कभी सनसेट नहीं होता. इसका मतलब ये था कि ऐसा कोई देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जिस टाइम पे सूरज की किरणें उस अर्थ के उस पार्ट पे पड़ रही हो और वो इंग्लैंड का गुलाम देश ना रहा हो, ठीक है. इसलिए मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी कुछ अलग थी, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी अलग थी. तो मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, बाल पाल लाल, आपको याद होना चाहिए, ठीक है. और मॉडरेट लीडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी और मोतीलाल नेहरू. तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझे थे. और नेक्स्ट आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि 1907 के बाद 1909 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, 1909. स्टूडेंट्स, 1909 में इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट को नाम रखा गया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बेसिकली स्टूडेंट्स, मॉर्ले मिंटो दे इंट्रोड्यूस अ बिल. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने क्या किया जी, एक अपने टाइम पे लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट पास कर दिया, ठीक है जी. वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि मुस्लिम लीग, ठीक है. 1906 में 1906 में स्टूडेंट्स, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी. मुस्लिम लीग एक मुस्लिम्स की अलग पार्टी, ठीक है, ढाका में बनी थी. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ढाका किसकी कैपिटल है, ठीक है, बांग्लादेश की एट प्रेजेंट कैपिटल ढाका है. ढाका तब भी एग्जिस्ट करता था, ठीक है. और नवाब सलीमुल्लाह जो थे इस मुस्लिम लीग के हेड थे, ठीक है. तो बेसिकली ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल. 1909 में क्या होता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. जो लॉर्ड मिंटो जो था वाइस रॉय ऑफ इंडिया था, उसने कहा जी मुस्लिम्स को भड़काना शुरू कर दिया. उसने कहा जी आप अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करो, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा देते हैं. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अब आप अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपने लिए वोट मांगो, अपना एक नेता चुनो, ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि धर्म के आधार पे उन्होंने कहा गया कि आप अपने अलग से वोट मांगा करो, अपना अलग नेता चुन लो, ठीक है, और अपनी अलग पार्टी चलाओ. उसका
उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका नतीजा क्या निकलने वाला था कि जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है, ऐसे गांधी जी को ये लगता था कि आगे को फर्दर मुस्लिम्स अपने लिए सेपरेट लैंड की डिमांड कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसी। आगे भी हम इसको टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूरत सेपरेशन किस ईयर हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस ईयर आया था। तो रिफॉर्म क्या था, उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया था। ठीक है जी। तो अंग्रेज भड़काने लग गए, कहते जी आपको तो कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए कुछ भी नहीं करना, आपकी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जस्ट वो क्या था कि हम इंडियंस को बेवकूफ़ बना रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इंडियंस को बहुत इजी है, ठीक है, अपनी बातों में लेके आना। देन उन्होंने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट डिसाइड कर दिया। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। मुस्लिम लीग कब बनी थी? ओके, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इंसिडेंट, next important point is home rule movement। home rule movement क्या थी students? basically it was connected with BG तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र में और ओवरऑल इंडिया में एनी बेसेंट, स्टूडेंट्स एनी बेसेंट जो थी होम रूल लीग की, होम रूल मूवमेंट की फाउंडर थी। सो एनी बेसेंट कौन थी, या होम रूल लीग क्या था, होम रूल मूवमेंट किसे कहा गया था? और बाल गंगाधर तिलक ने अपने लेवल पे महाराष्ट्र में, और फिर वो एनी बेसेंट को ज्वाइन करते हैं पूरे इंडिया में, होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं। स्टूडेंट्स, एनी बेसेंट वाज अ आयरिश लेडी। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई एक लेडी थी। एनी बेसेंट आयरलैंड से इंडिया आती है इंडिया की हेल्प मांगने के लिए, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा देश, और वो देखती है जी इंडिया भी गुलाम देश है और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो आयरलैंड से इंडिया क्यों आई थी स्टूडेंट्स? बिकॉज आयरलैंड वाज आल्सो अ कॉलोनियल पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। आयरलैंड खुद एक गुलाम देश था इंग्लैंड का। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। ग्रेट ब्रिटेन का ये पार्ट थे, ठीक है, और साथ ही साथ ये गुलाम देश भी थे इंग्लैंड के। तो ये लोग भी, आयरलैंड वाले लोग भी जो है इंग्लैंड से आज़ादी चाहते थे। अब एनी बेसेंट जो थी वो भी बहुत प्रोमिनेंट लेडी थी आयरलैंड में, वो आयरिश लेडी, ठीक है, आयरलैंड से इंडिया आती है ये सोचिए कि अगर हम जाके इंडिया की हेल्प करेंगे तो वो कल को हमारी भी मदद करेंगे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से होम रूल लीग इंडिया में स्टार्ट होती है। होम रूल मूवमेंट का मतलब था सेल्फ रिलायंस, मीन्स के सेल्फ का रूल, हमारा राज, स्वयं राज, हमारा राज होना चाहिए। ऐसे आगे स्वराज भी बनेगा, आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो होम रूल लीग स्टार्ट होती है, इसमें कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की गई थी सेल्फ रिलायंस की। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक अपने लेवल पे महाराष्ट्र में जो है होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं और एनी बेसेंट को जुड़ते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनी बेसेंट का, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? आंसर इज एनी बेसेंट। तो आपको पता होना चाहिए जब ये इंडिया आती है तो इंडिया आके इंडियंस को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और एनी बेसेंट को जो है फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है, अध्यक्ष भी बनाया जाता है, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी की पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी वो एनी बेसेंट थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ स्टूडेंट्स यूपी में, आपको पता है उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूपी की राजधानी। इसे कांग्रेस लीग पैक्ट से भी जाना जाता है, 1916 में हुआ था स्टूडेंट्स। क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, स्टूडेंट्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टाई अप हो गया था, मतलब कि आपस में ये दोनों
लखनऊ में एक सेशन अटेंड करते हैं जहाँ पे कांग्रेस के लीडर भी होते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर भी होते हैं। 1916 में ये सेशन हुआ था और इस सेशन में स्टूडेंट्स मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी के साथ आगे जुड़ गई थी, आपस में दोनों ने हाथ मिला लिया था, आप कह सकते हो, ठीक है। और हुआ क्या बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914 से लेके 1919 के बीच में हुई थी, ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है टर्की जो था वो इंग्लैंड से हार गया था। जो टर्की का मेन सुल्तान, वहाँ का जो खलीफा था वो हार गया था। उसकी हार का बदला लेने के लिए इंडिया में जो मुस्लिम्स थे वो भी प्रोटेस्ट करते हैं आगे जाके, और नतीजा क्या होता है कि मुस्लिम लीग वाले कांग्रेस पार्टी के साथ आके मिल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी भी मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है जी। वो कहते हैं चलो आपको एक अलग दर्जा मिल रखा है, ठीक है, मुस्लिम लीग पार्टी को आप भी जो है अपनी पार्टी चलाओ और कांग्रेस पार्टी भी अपनी पार्टी चलाएगी, ठीक है, और हम दोनों मिलकर अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम करेंगे। अंडरस्टैंड कि लखनऊ पैक्ट क्या था, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से, जो 1916 में हुआ था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो आपने करने तो, ठीक है, अदरवाइज इसकी PDF फॉर्मेट में मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। Okay students, so now next point we discuss about जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सो स्टूडेंट्स, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन के पंजाब के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये किस दिन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल वैसाखी वाले दिन, ठीक है, जिस दिन वैसाखी थी उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। अब इस इंसिडेंट के पीछे स्टोरी क्या थी वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है जी। जिस टाइम पे जलियांवाला बाग हुआ था उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर, ठीक है। तो माइकल ओ डायर जो है उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिस टाइम पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। और इस नरसंहार के पीछे स्टोरी क्या थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पंजाब रीजन के दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, नोट कर लो, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर, ये दो ऐसे प्रोमिनेंट लीडर थे जिनको कि ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। इनकी अरेस्ट की, इनकी रिहाई के लिए, ठीक है, इन्हें अरेस्ट कर लिया था। इनकी रिहाई के लिए लोग जलियांवाला बाग में एक कॉर्नर पे इकट्ठे होते हैं कुछ लोग, और इनकी फोटो रखी होती है चेयर के ऊपर, और वहां पर लोग सब मिलके प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाते हैं कि इनको आज़ाद करो, इनका रिहा करो, ठीक है जी। उसी टाइम पे क्या होता है जी, जनरल रेजिनाल्ड डायर, स्टूडेंट्स नेम नोट कर लेना, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, ठीक है जी, जिसने वहां पर जाके गोलियां चलाई थी तुरंत उस टाइम पे, ठीक है, 303 राइफल से लोगों पे गोलियां चलवा देते हैं, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली पंजाब पटवारी के एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया था कि जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई थी, ठीक है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, जनरल रेजिनाल्ड डायर, या क्वेश्चन बन सकता है आगे फर्दर किसी एग्जाम में कि जिस टाइम पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था, उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओ डायर। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जनरल डायर अपनी फोर्स लेके एक जलियांवाला बाग में एंटर करता है, ठीक है। उस टाइम पे धारा 144 सेक्शन 144 लागू हो रखा था, ठीक है जी। और लोग जो, लोगों को तो इस चीज़ का पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, और उस टाइम पे लोग जो है मेला देखने के लिए गए जी, जलियांवाला बाग में मेले में गए, और एक कॉर्नर पे ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जाकर सभी निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा देते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा लोग उस टाइम पे ऑन द स्पॉट मर गए थे, और लगभग 1200 के लोग जो है उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेट 1200 पीपल्स जो हैं आप कह सकते हो जख्मी हो गए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंडियंस की आंखें खुलती हैं। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है
बिटवीन द रिलेशन ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश राज, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स जो थी वहाँ पर आके थोड़ा चेंज होती है। वहाँ पर जो इंडियन पॉलिटिशियंस की, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर या जो अदर पार्टीज के लीडर थे, उनकी आंखें खुलती है कि ये क्या हो रहा है, हमारे देश में अंग्रेज राज कर रहे हैं, हम पे गोलियां चला रहे हैं, हमको ही मार रहे हैं। देन इस चीज़ का दुख गांधी जी को भी बहुत ज़्यादा हुआ था। गांधी जी को इतना दुख हुआ था इस चीज़ का कि उसके बाद जो है गांधी जी 1919 में ही रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह भी करते हैं। अभी हम वो डिस्कस करेंगे रॉल्ट एक्ट क्या था, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जलियांवाला बाग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो। जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर जो था, जिसने उस टाइम पे गोलियां चलाई थी, ठीक है जी। कौन से दो हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल किचलू एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेट्स नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट गांधी जी। महात्मा गांधी जी स्टूडेंट्स इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 में, ठीक है। नोट कर लो इस पॉइंट को। गांधी जी ने बेसिकली अपनी इससे अर्ली लाइफ, पहले 1907 में वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ पे वो उस समय जॉब करते हैं। साउथ अफ्रीका भी स्टूडेंट्स एक कॉलोनियल पार्ट था, ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल कंट्री था। और स्टूडेंट्स साउथ अफ्रीका में जब वो जॉब कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। गांधी जी जो है फर्स्ट क्लास एसी की टिकट लेके ट्रेन में चढ़ते हैं, तो वहाँ पर गांधी जी को कुछ अंग्रेज ट्रेन से धक्का देके बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये तुम जैसे कलर्ड लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए, कलर्ड मीन्स वो इंडियंस को कलर्ड बोलते थे, ठीक है, कि कलर्ड और ब्लैक पीपल्स के लिए, और वहाँ पर अफ्रीकन्स को ब्लैक मासेस कहते हैं, ठीक है, ब्लैक पीपल्स। तो तुम लोगों के लिए ट्रेन नहीं है, तुम लोगों के लिए सिंपल जनरल डब्बा है, ये वाला जो कोच है ये ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए। तो इस चीज़ का गांधी जी को बहुत दुख हुआ, उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है वहाँ पे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने वहाँ पर एक साउथ अफ्रीका में केस भी जीता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ठीक है। जब वो केस जीत के वापस भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 में, ठीक है जी। इसको स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रवासी भारतीय दिवस भी सेलिब्रेट करती है, हर 2 साल बाद इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको गवर्नमेंट ने 2015 से सेलिब्रेट करना शुरू किया है, लगभग सेंचुरी 100 ईयर्स कंप्लीट हुए जब इस इवेंट के 100 साल कंप्लीट होने पे गवर्नमेंट ने इस डे को, इस ऐतिहासिक दिन को एज अ प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या है, बेसिकली प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब ये है कि जो भी इंडियंस, ठीक है, या आप कह सकते हो कि इंडिया के जो मूल निवासी जो फॉरेन में बसे हुए हैं, ठीक है, वो लोग इंडो अमेरिकन जो हो गए, वो लोग बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, वो लोग इंडिया में आके मेक इन इंडिया का पार्ट बने, ठीक है, जिससे कि इंडिया का रोजगार बढ़ सके। इसलिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इसके 100 सालों में। तो गांधी जी जो है इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 में, आपको पॉइंट पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और स्टूडेंट्स 1917 में गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन स्टार्ट किया था, चंपारण मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट, ये बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नेम है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बेसिकली चंपारण में पीजेंट्स को गांधी जी सपोर्ट करते हैं। चंपारण में होता क्या है, एक इंसिडेंट होता है, वहाँ के किसान, वहाँ के पीजेंट्स अंग्रेजों के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे। वहाँ पर पीजेंट्स से जबरदस्ती ब्रिटिशर्स क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। कपड़ों पे करने वाली जो डाई, जो नील होती है, उसकी खेती करवाते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे रेट पे खुद बेचते थे। अब वहाँ पर फोर्सफुली लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है और बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करोगे। तो स्टूडेंट्स इस इवेंट को इंडिगो रिवोल्ट भी एक हुआ था, ठीक है, उससे आप जोड़ सकते हो। 3 काठिया मूवमेंट भी नाम दिया गया है, ठीक है। और चंपारण मूवमेंट बहुत फेमस है, गांधी जी से जुड़ा हुआ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंपारण मूवमेंट जो है कब हुई थी, चंपारण मूवमेंट कहाँ पर हुई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बिहार
और चंपारण मूवमेंट क्यों हुई थी? बिकॉज वहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, जबरदस्ती इंडिगो की खेती करने के लिए इंडियन पीजेंट्स को प्रेशराइज कर रहे थे, इंडियन फार्मर्स को प्रेशराइज कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो वहाँ पर किसान और मजदूर थे वो लोग इसके खिलाफ बैठ जाते हैं। जब गांधी जी को पता चलता है, गांधी जी भी भारत भ्रमण पे निकले होते हैं, ठीक है, देश की जो ग्राउंड आप कह सकते हो कि ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम थी उसको देखते हैं और चंपारण मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और खुद भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इंडियन पीजेंट्स के साथ। नॉट ओनली गांधी जी बल्कि हमारे देश के जो पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इस मूवमेंट में गांधी जी को जाके सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर गांधी जी को जीत हासिल होती है और गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ एंड तक लड़ते हैं, गांधी जी को इसमें जीत हासिल होती है और यहाँ पर ये चंपारण मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चंपारण मूवमेंट क्या था? नेक्स्ट स्टूडेंट्स इवेंट था 1918 में अहमदाबाद एंड खेड़ा। स्टूडेंट्स अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही गुजरात में है, ठीक है, प्लेसेस। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी स्टूडेंट्स, वहाँ के कुछ मिल वर्कर्स ने, जो मिल में काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने मिल के मालिकों के खिलाफ ये स्ट्राइक कर दी थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इसलिए फेमस है और वो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे। गांधी जी भी जाके उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी कुछ डिमांड्स थी स्टूडेंट्स, वर्कर्स की, पीजेंट्स की, वहाँ पर डिमांड थी लोगों की कि हमसे जो है मिनिमम 8 घंटे काम लेना चाहिए और हमारा जो वेज है वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। तो इस तरीके से उनकी जो डिमांड थी वो गांधी जी जाकर उनको सपोर्ट करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। और स्टूडेंट्स खेड़ा भी प्लेस गुजरात में है। खेड़ा में क्या इशू हुआ था? यहाँ पर नॉन टैक्स कैंपेन चलाया था। मतलब कि खेड़ा में स्टूडेंट्स किसानों की अच्छी फसल नहीं होगी। जब किसानों ने जो है लगान पे करना होता था, टैक्स पे करना होता था अंग्रेजों को, लेकिन कई लंबे समय से आप कह सकते हो अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण अच्छी फसल नहीं हुई और किसान जो है वो टैक्स नहीं पे कर सकते थे। इसलिए गांधी जी वहाँ पर नॉन टैक्स कैंपेन चलाते हैं कि कोई भी किसान जो है वो किसी टाइप का टैक्स नहीं पे करेगा, किसी टाइप का लगान पे नहीं करेगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें दिखाया था कि लोगों को जो है अंग्रेजों को कई सारा अनाज जो है वो लगान पे करना पड़ता था। तो अगर अच्छी फसल ही नहीं हुई तो लोग लगान कहाँ से देंगे, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने खेड़ा में भी लोगों को, फार्मर्स को, पीजेंट्स को सपोर्ट किया, ठीक है, और वहां पर भी उनको जीत हासिल होती है। देन स्टूडेंट्स 1919 का इवेंट अभी हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स 1919 में बहुत बड़ी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो स्टूडेंट्स उस घटना के बाद गांधी जी को झंझोड़ के रख दिया, बहुत दुख हुआ और अंग्रेजों ने एक एक्ट पास कर दिया, रॉल्ट एक्ट। ये जो रॉल्ट एक्ट था स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ, डिटेल में समझ लो। रॉल्ट एक्ट जो था, एक अंग्रेज अफसर भारत आता है, सर सिडनी रॉल्ट, उसके नाम से ये एक्ट का नाम बढ़ जाता है रॉल्ट एक्ट। इस एक्ट में क्या था स्टूडेंट्स, बेसिकली कि कोई भी इंडियन के पास किसी भी टाइप का कोई तेजधार हथियार, कुछ भी चाकू छुरा, कोई तलवार मिल गया, उसको विदाउट एनी वारंट पुलिस अरेस्ट करके जेल में रख सकती है और उसके ऊपर ट्रायल चला सकती है। मतलब कि बिना वारंट के पुलिस जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी। ये एक खुला, आप कह सकते हो, पुलिस के पास इतनी बड़ी पावर आ गई थी। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेज जो चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली जो कोई भी पर्सन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो कोई भी पर्सन अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी पैम्फलेट, कोई भी न्यूज़पेपर में खबरें ऐसी प्रिंट करेगा, उसके खिलाफ अंग्रेज डायरेक्ट एक्शन ले सके। तो ऐसा उन्होंने काला कानून बना लिया था इंडियंस के लिए। तो इस रॉल्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया था। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टूडेंट्स नोट कर लो, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो गांधी जी से जुड़े इवेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स देन इसके बाद होता क्या है कि गांधी जी जो है
अनशन पे बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, ठीक है, सरोल टैक्स सत्याग्रह के खिलाफ। लेकिन अंग्रेज नहीं पीछे हटते, अब वो अपना ये कानून वापस नहीं लेते, ठीक है जी। देन फिर उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि हमें अब अंग्रेजों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, हमें अंग्रेजों का हर एक चीज़ में बाइकआउट करना चाहिए, हमें स्वदेशी पर आना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्वदेशी के बारे में कि कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कारण बना था स्वदेशी का, ठीक है। वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल में, जिसके कारण अंग्रेज डर गए थे। तो सेम गांधी जी ने कहा कि जी हमें जो है स्वदेशी अडॉप्ट करना चाहिए और हर एक चीज़ में ब्रिटिशर्स का बाइकआउट करना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो इस इवेंट के बाद 1920 में स्टूडेंट्स 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ना मिलवर्तन आंदोलन, ठीक है, इसके कई नाम हैं। असहयोग आंदोलन का मतलब है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने अब ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं करना। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझ गए बात स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आज हमने सूरत सप्लीशन देखा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म समझा क्या था, ठीक है, एंड लखनऊ पैक्ट के बारे में डिस्कस किया, होम रूल लीग के बारे में डिस्कस किया और जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, आपके रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, और बहुत बार स्टेट्स के जितने भी पेपर होते हैं, जो भी आपका स्टेट एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे पूछे गए थे, और आगे भी फर्दर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स इस मॉडर्न हिस्ट्री में से। तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है, वीडियो को बार बार देखना है, और इसकी जो मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नाउ वी वाइंड अप अवर सेशन।